नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अपने सेकंड पेपर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चिंतक गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार सुशासन स्वशासन का स्थान कभी नहीं ले सकता। उन्हीं के अनुसार एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि किसी एक संप्रदाय या समुदाय तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसकी दृष्टि पूर्ण राष्ट्र और उसके विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। यह कथन गोपाल कृष्ण गोखले का उनके पूरे जीवन शैली और उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपलूर तालुका के कोटला गांव में हुआ था। गोखले के पिता का नाम कृष्णराव था और वे कोल्हापुर राज्य की एक छोटी सामंती रियासत कागल में एक क्लर्क के पद पर कार्य करते थे। उनकी माता का नाम सत्यभामा था। यद्यपि वह एक अनपढ़ महिला थी, लेकिन अत्यधिक बुद्धिमान थी और उनकी स्मरण शक्ति असाधारण थी। उन्हें परंपरा एवं काव्यों का अच्छा ज्ञान था। बचपन में वे बालक को रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी तथा ईश्वर भक्ति के गीतों का पाठ करती थी। घर के शुद्ध और पवित्र वातावरण का प्रभाव गोखले के मस्तिष्क पर भी पड़ा। गोखले का संबंध एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जिसका आदर्श था व्यर्थ न गंवाओ, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें अपने परिवार की विरासत से ही संयम और मिताचार का भाव प्राप्त हुआ था। यद्यपि गोखले का बाल्यकाल आर्थिक कठिनाइयों और अभाव में व्यतीत हुआ था। वे 13 वर्ष के ही थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके चाचा और ने उन्हें पाला पोसा। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा कागल में, माध्यमिक शिक्षा कोल्हापुर में और उच्च शिक्षा पूना व मुंबई में प्राप्त की। उन्होंने 1884 में बीए की परीक्षा एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से पास की। उन्हें अंग्रेजी साहित्य तथा गणित के अध्ययन में विशेष रुचि थी। गोखले छात्रावस्था में ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। वे स्वभाव से शांति प्रिय थे। उनका स्वभाव सरल व व्यवहार निष्कपट था और अपनी इसी विशेषज्ञता के साथ उन्होंने आजीवन एक शिक्षक, प्रचारक, संपादक, विधान परिषद के सदस्य, कांग्रेसी लीडर के रूप में अपनी सेवाएं दी और एक उदारवादी तथा एक राजनीतिक मिताचारी के रूप में भी जाने गए। आइए हम बात करते हैं कि गोखले ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने कौन से विचार प्रतिपादित किए। यद्यपि गोखले के राजनीतिक विचार किसी एक पुस्तक में संकलित नहीं किए गए हैं, उनके विचार सार्वजनिक सभाओं एवं इंपीरियल विधान परिषद में बजट या अन्य विषयों पर दिए गए भाषणों, वेल्बी आयोग एवं हाउस आयोग के समक्ष दी गई गवाही, इलिंगटन आयोग के सदस्य के रूप में प्रकट किए विचारों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में विविध विषयों पर प्रकट किए गए विचारों, भारत सेवक समाज के उद्देश्यों और भारतीय संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधारों के संबंध में तैयार किए गए और इसे ही उनका एक राजनीतिक वसीयतनामा के रूप में जाना जाता है। गोखले के राजनीतिक विचारों को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, ब्रिटिश शासन एक ईश्वरीय वरदान, ऐसा गोखले का मानना था। गोखले अन्य उदारवादियों की भांति ब्रिटिश सभ्यता, ब्रिटिश संस्कृति, ब्रिटिश भाषा और ब्रिटिश संस्थाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। गोखले इंग्लैंड को अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शिक्षा, साहित्य और विचारधारा अर्थात उदार प्रजातांत्रिक मूल्यों ने भारत में राष्ट्रीयता और प्रजातांत्रिक विचारों को जन्म दिया है। गोखले का मानना था कि ब्रिटेन भारत के शासन को एक न्यास या ट्रस्ट के रूप में संचालित कर रहा था। वह भारत में लोगों की उन्नति के लिए नैतिक दायित्व का निर्वाह कर रहा था। इस प्रकार वे ब्रिटिश शासन को ईश्वरीय देन मानकर इसे भारत के लिए वरदान मानते थे
श्री गोखले का मत था कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत सभी क्षेत्रों में विकास कर सकता है। दूसरा बिंदु, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारत के लिए स्वराज्य। गोखले भारत के लिए स्वराज चाहते थे, परंतु इसे ब्रिटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में प्राप्त करना नहीं चाहते थे। वे उससे पृथक या अलग होकर स्वशासन प्राप्त करना नहीं चाहते थे। गोखले ने अपने जीवन में ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध विच्छेद की बात कभी नहीं सोची, न कही। इस पर भी गोखले भारतीय आकांक्षाओं और हितों का बलिदान करने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें ब्रिटिश शासन की उन नीतियों या कार्यों से कोई सरोकार नहीं था जो भारतीय आकांक्षाओं या हितों से असंगत थे। तीसरा बिंदु, भारतीय समस्याओं का एकमात्र समाधान स्वशासन। गोखले भारतीय समस्याओं के समाधान हेतु स्वराज को एकमात्र विकल्प मानते थे। उनका कहना था कि ब्रिटिश नौकरशाही भारतीय समस्याओं को समझने में असमर्थ है, अतः भारतीयों को प्रशासन में, विशेषकर सेना में उच्च पदों पे आना चाहिए और जिसमें ब्रिटिश राज्य या शासन चलाने वाले जो लोग हैं भारतीयों को सहयोग देवें। इस प्रकार ब्रिटिश नौकरशाही का सत्ता और एकाधिकार होने से जो उसकी निरंकुशता और अहंकार में वृद्धि हुई, वो भारतीय लोक कल्याण के कार्य में पिछड़ रहे हैं। गोखले का विश्वास था कि भारत की इन समस्याओं का समाधान स्वराज की स्थापना से ही हो सकता है। चौथा बिंदु, संवैधानिक साधनों में अडिग विश्वास। गोखले संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। वे संवैधानिक सत्ता की वैधता को चुनौती देने के पक्षधर नहीं थे। वे हिंसा, क्रांति या राजनीतिक हत्याओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे। गोखले के संवैधानिक साधन शांति में साधन थे। अनुनय, विनय, प्रार्थना, स्मरण पत्र, प्रतिनिधिमंडल, विचार विमर्श आदि जो साधन थे वे उसको आगे बढ़ाते थे। गोखले के संवैधानिक साधनों में एक प्रमुख रूप से निष्क्रिय प्रतिरोध की तकनीक भी शामिल है। वह इसे स्वीकार करते थे। वे इसे संवैधानिक आंदोलन का सर्वोच्च तकनीक या साधन मानते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध के अर्थ को उन्होंने इन शब्दों में स्पष्ट किया था कि यह अपनी प्रकृति में सारभूत में रक्षात्मक है और यह अपनी लड़ाई को नैतिक और आध्यात्मिक साधनों से लड़ता है। एक निष्क्रिय प्रतिरोधी अत्याचार का प्रतिरोध शारीरिक कष्ट द्वारा करता है। वह पशु शक्ति के विरुद्ध आत्मा की शक्ति को रखता है। गोखले के निष्क्रिय प्रतिरोध के तकनीक में करों को न देना अथवा करों को देने से इनकार करना भी तत्कालीन समय में शामिल था। यह आंदोलन उत्तरदायित्व की भावना पैदा करता है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कितना समर्थन और कितनी शक्ति थी। गोखले संवैधानिक साधनों का अवलंबन करते हुए भी सतर्कता, क्रमिक विकास और तार्किक प्रगति पर बल देते थे। उन्होंने राजनीति के आध्यात्मिकरण का भी एक स्वरूप राजनीतिक संदर्भ में प्रस्तुत किया और इसी के साथ साथ स्वदेशी का समर्थन किया, बहिष्कार का विरोध किया। गोखले राजनीति को सत्ता अथवा स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं मानते थे। वे इसे जनसेवा का अवसर मानते थे। उनका कहना था कि चरित्र और नैतिकता के अभाव में राजनीति असंभव ही नहीं, निरर्थक भी है। उनके द्वारा स्थापित की गई भारत सेवक समाज का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी ही चरित्रवान, देशभक्त और समाज सेवी लोगों की टोली को तैयार करना था जो आत्म बलिदान में ही आत्मानंद का अनुभव करे। यह भारत सेवक समाज राजनीति के आध्यात्मिकरण का संस्थागत एवं संगठित प्रयास था। गोखले हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने जीवन पर्यंत एक राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन किया। वे भारत की कल्पना एक सजातीय परिवार के रूप में करते थे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वे हिंदू मुस्लिम सामंजस्य और मित्रता के समर्थक थे। वे राष्ट्र निर्माण के लिए भारत की इन दो बड़ी जातियों में सौहार्दपूर्ण सहयोग और पारस्परिक विश्वास को आवश्यक समझते थे। गोखले कहते थे कि एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि किसी एक संप्रदाय या समुदाय तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसकी दृष्टि पूर्ण राष्ट्र और उसके विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। इस तरह वे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थन करते थे। उपरोक्त कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि गोखले के सैद्धांतिक राजनीतिक विचार
कुछ ऐसे बिंदुओं पर आधारित थे जिसमें नैतिकता थी, जिसमें अहिंसा थी, जिसमें कर्मठता थी, अपनापन था और एक सहयोग की भावना विकसित थी। धन्यवाद।